साम्राज्य न केवल स्थापित हुआ बल्कि भारी मात्रा में शक्तिशाली भी हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण था, एक तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, दूसरा वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण वो शारीरिक रूप से बहुत सशक्त थे, छापामार युद्ध शैली में निपुण थे। इसके साथ साथ उसी समय भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा और एकनाथ रामदास जैसे संत ने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के गौरव को व्याख्यायित किया। उसके कारण हिंदू एकजुट हुआ। और एक सबसे बड़ा कारण था, देखिए, तत्कालीन शासक भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उनकी नीतियां, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के कारण हिंदू एकजुट हो रहा था और उन्हें केवल एक लीडर की तलाश थी जो हिंदुओं का नेतृत्व करे, और उस कमी को शिवाजी ने पूरा कर दिया। इन कारणों से मराठा साम्राज्य न केवल स्थापित हुआ, और शिवाजी का साधारण नेतृत्व तो था ही, इन कारणों से मराठा साम्राज्य न केवल स्थापित हुआ बल्कि स्थापित होने के साथ साथ बड़ी तीव्र गति से वो सशक्त हुआ, और वो वहां तक पहुंचा कि मुगल बादशाह की नियुक्ति भी वही करने लगा था। मराठा साम्राज्य जब पढ़ते हैं तो उसके 3 फेज मैंने बताए। एक फेज में मराठा शिवाजी को अपन ने पढ़ा। 1680 में शिवाजी जब नहीं रहे, तब उनके बाद उनके बच्चे आए, संभाजी आए, राजा राम आए और ताराबाई आई, और उसके बाद साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। लेकिन ये शासक उतने सशक्त नहीं थे, तो इनकी सत्ताएं उतनी सशक्त नहीं रह गईं। लेकिन जब औरंगजेब खत्म हुआ तो उनका लड़का बहादुर शाह जब शासक बना तो उसने उनको रिहा कर दिया, साहू जी को। और जब उन्हें उसने रिहा कर दिया साहू जी को, तो रिहा करने के बाद उनने जो पहला काम किया, उन्होंने एक योग्य आदमी को पेशवा नियुक्त कर दिया, और वो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ ने फिर से मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयां देना शुरू कर दिया। उसने मुगल शासकों को सिंध करने के लिए बाध्य कर दिया। उस संधि के तहत मराठा साम्राज्य के सारे एरिया मुगलों ने वापस कर दिए, और पहली बार सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल साम्राज्य की नियुक्ति मराठा पेशवा के माध्यम से हुई, और नए पेशवा फर्रुखसियर को हटा दिया गया, रफी उदरजात को नया शासक बना दिया गया। ये एक नई कहानी आई, और फिर जो कुछ बची खुची कसर थी, वो बालाजी विश्वनाथ केवल 7 वर्ष पेशवा रहे। फिर उनके बेटे बाजीराव प्रथम आ गए, और वो भी गजब का दूरदर्शी, होशियार और चतुर शासक निकला। उस बाजीराव प्रथम ने 1720 से लेकर 1740 तक शासन में रहे, और उस समय छत्रपति जो शासक हुआ करता था वो केवल नाम मात्र का शासक रह गया, और वास्तविक सत्ता पेशवा के पास आ चुकी थी। बाजीराव प्रथम ने कहा कि हमारा राज्य जो है वो सिंधु नदी के अटक तक पहुंचेगा, और पहुंचा भी। लेकिन अब यहीं से मैं इसके आगे चला गया था, मैं अभी यहीं से आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश में, फिर वहां पहुंचूंगा। बाजीराव प्रथम इतना सशक्त हो गया कि मुगल वंश को सीधे चुनौती देने लगा, और एक बार तो दिल्ली में आक्रमण किया और मुगल शासक बाहर नहीं निकल पाए, लाल किले में छिपे रह गए। इतनी तेज सत्ता बढ़ गई थी उनकी। उसका परिणाम यह हुआ कि बाजीराव की इतनी बढ़ती शक्ति कुछ लोगों की चिंता का कारण बन गई। किनकी चिंता का कारण बन गई? देखिए, सत्ताएं हमेशा कुछ खास लोगों के सहयोग से चलती है। अकेले राजा ही सब कुछ नहीं होता। वर्तमान शासन व्यवस्था भी देख लीजिए, अगर बीजेपी सत्ता में है तो हर
जिले को संभालने के लिए बीजेपी के जिलाध्यक्ष बैठे। उस समय जब राजाओं की सत्ता हुआ करती थी, तब हर एरिया को संभालने के लिए मराठा सरदार नियुक्त हुआ करते थे। वो मराठा सरदार अलग अलग जगह में नियुक्त थे। अब समस्या कहां आती है वो समझिएगा, मानसिक स्थिति की समस्या होती है। उन मराठा सरदारों का छत्रपति के सामने झुकना तो उन्हें मंजूर था, लेकिन पेशवा के सामने उन्हें झुकना मंजूर नहीं था। उन मराठा सरदारों को बाजीराव प्रथम की बढ़ती हुई शक्ति खटकने लगी। परिणाम क्या हुआ कि उन सरदारों ने, खासकर क्षत्रिय सरदारों ने, विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण पेशवा के निर्देश मानना नागवार गुजरने लगा। अब बाजीराव प्रथम इस स्थिति को भांप गया और उसे ये लगा कि अगर मुझे अपनी सत्ता को बरकरार रखनी है, मुझे अपनी सत्ता को मजबूत करनी है, तो मुझे अपने विश्वस्त साथियों की एक अलग फौज तैयार करनी पड़ेगी। और उसने यही किया। जो पुराने मराठा सरदार थे, उसको उसने धीरे से अलग करना शुरू किया, और जो उसकी सेना में काबिल लोग थे, विश्वसनीय, जो उसके हर अभियान में, उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उन सरदारों को मिलाकर उसने एक मराठा मंडल का निर्माण कर दिया। और वो मराठा मंडल में अलग अलग जगह के सरदार रख दिए उसने। उन सरदारों में नागपुर के भोंसले थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर थे। मालवा रियासत को उसने 5 भागों में बांट दिया। मालवा में 5 भाग किए सरदारों की। इंदौर दे दिया उसने होलकर को, उज्जैन दे दिया उसने सिंधिया को। उज्जैन कह रहा हूं मैं, ग्वालियर नहीं कह रहा हूं। पहले राजधानी उज्जैन थी, ग्वालियर बाद में बनी। उज्जैन दे दिया सिंधिया को। और पवार को 3 जगह दी गई, देवास और धार। देवास के 2 भाग किए गए, उनको बड़ी पांति और छोटी पांति कहा गया, और धार में एक केंद्र बनाया गया। इस तरीके से 5 मराठा सरदारों की मध्य प्रदेश के मालवा में एंट्री कर दिया उसने। अब यहां से लिखना शुरू कर दीजिएगा। 29 जुलाई 1732 को 29 जुलाई 1732 को पेशवा बाजीराव द्वारा मराठा के जीते हुए प्रदेशों को, 29 जुलाई 1732 को पेशवा बाजीराव द्वारा मराठा के विजित क्षेत्रों को बांटने के लिए, मराठा के विजित क्षेत्रों को, जीते हुए क्षेत्रों को, जो एरिया उसने विन किया, उनको बांटने के लिए एक विभाजन पत्र जारी किया, और उसमें मध्य प्रदेश के मालवा को में 5 रियासतें स्थापित की गई। मध्य प्रदेश के मालवा में 5 रियासतें स्थापित की गई। इंदौर में होलकर, उज्जैन में सिंधिया, पवारों को 3 रियासतें दी गईं, धार, देवास, बड़ी पांति, तुकोजीराव पवार थे यहां, और देवास छोटी पांति, जहां जीवाजीराव पवार थे। इस तरीके से 5 भाग उसने कर दिया।
धार का भी लिख लीजिए, धार के संस्थापक थे उदाजीराव पवार, धार के संस्थापक उदाजीराव पवार। धार बता दिया, देवास बता दिया, इंदौर और ग्वालियर नहीं बताया क्योंकि उनका डिटेल मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में मराठा सरदारों की, मराठा साम्राज्य की एंट्री हो गई। ऑफिशियली वो एंट्री 1732 में हुई। हालांकि मराठा सरदार पहले ही मध्य प्रदेश में आ गए थे, लेकिन तब वो स्वतंत्र रूप से नहीं आए थे। स्वतंत्र रूप से तो 32 में भी नहीं आए थे, पर उनकी सत्ता स्थापित हो गई, मराठा राजकुमारों की एंट्री हो गई। और ये सारे सरदार वो लोग थे जो उनके विश्वसनीय होते थे, जो उनकी एक आवाज पर युद्ध स्थल में पहुंचकर पूरी तन्मयता के साथ युद्ध लड़ते। धार में उदाजीराव पवार, देवास बड़ी पांति में तुकोजीराव पवार और देवास छोटी पांक में जीवाजीराव पवार। ये तीन हो गए। दो मैं आपको बता रहा हूं, इंदौर और धार, इंदौर और उज्जैन, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये स्थिति हुई कहां की, कैसे मराठा सरदारों की मध्य प्रदेश में एंट्री हुई, किस शासक द्वारा हुई, किस पेशवा द्वारा हुई। उसका नाम था बाजीराव प्रथम। कब हुई तो मैंने विभाजन पत्र बता दिया, कहां कहां हुई वो बता दिया। अब उसके बाद आप लिखें होलकर राज इंदौर, होलकर राज इंदौर, होलकर राज इंदौर 1728 से लेकर 1948 तक, लगभग 220 वर्ष। ऑफिशियली लिखेंगे तो 1732 से। 14 राजा हुए कुल, कुल यहां 14 राजा हुए। 2 राजधानी हुई, एक इंदौर, बाद में महेश्वर बनी। इसकी 2 राजधानियां बनी, एक इंदौर और बाद में महेश्वर बनी। 1728 से 1728 टू 1948। अब के संस्थापक जो थे उनका नाम था मल्हार राव होलकर। संस्थापक का नाम था मल्हार राव होलकर। इनका डिटेल मैं बता देता हूं मल्हार राव होलकर का। ये मूल रूप से चरवाहा जाति या कृषक समाज से थे। बड़ा बेस से उठा व्यक्ति था ये। चरवाहा और छोटा कृषक राजा बन गया अपनी असाधारण योग्यता के कारण, दूसरा कुछ नहीं था उसमें। तो चरवाहा या कृषक जाति के थे, और ये थे तो मथुरा के, लेकिन मथुरा से ये पुणे के, लिखे ये पुणे के होल गांव में रह रहे थे। पुणे के होल या हाल भी कहीं कहीं मिलता। पुणे के होल गांव में रह रहे थे और इसीलिए ये होलकर कहलाए। जन्म इनका हुआ था 1693 में, 1693 में जन्म हुआ। और बहुत जल्द ही खानदेश में ये सैनिक बन गए। खानदेश वही जो मैंने मध्य प्रदेश में आपको पढ़ाया है, असीरगढ़ का किला जिनके कब्जे में था, वही खानदेश, वही खानदेश। ठीक, खानदेश में ये सैनिक बन गए। 1721 में, 1721 में बाजीराव के यहां ये सैनिक बन गए। 1721 में बाजीराव के यहां से यहां सैनिक बन गए, और अपनी योग्यता से ये बाजीराव के करीबी बन गए। और इनके अंडर में 500 सैनिकों का दस्ता आ गया। अपनी योग्यता से ये बाजीराव के करीबी बन गए, और इनके अंडर में 500 सैनिकों का दस्ता आ गया। मतलब 500 सैनिकों के हेड हो गए ये। और इनकी विख्याति तब और फैल गई जब 1728 में, 1728 में हैदराबाद के निजाम
के साथ मराठों की लड़ाई में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। हैदराबाद के निजाम के साथ मराठों की लड़ाई में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और इसी से खुश होकर और इससे खुश होकर बाजीराव ने इन्हें पश्चिमी मालवा का, वेस्टर्न मालवा का एक बड़ा इलाका दे दिया। वेस्टर्न मालवा का एक बड़ा इलाका दे दिया और कई हजार घुड़सवार सैनिक इनके अंडर में आ गए और इस तरीके से ये मालवा के पहले सूबेदार और इस तरीके से ये मालवा के पहले सूबेदार और मराठा वंश के या होलकर वंश के पहले राजकुमार बने। बाद में 1737-38 में निजाम को हराने में प्रमुख भूमिका निभाई इन्होंने। अच्छा, ये बांट दिए गए थे, लेकिन जब युद्ध होता था तो ये सारे सरदार मराठा के जो इधर उधर फैल गए थे, ये इकट्ठे होते थे और फिर एक साथ लड़ाइयां लड़ते थे। तो 1737-38 में निजाम के साथ जब लड़ाई हुई, हैदराबाद में निजाम की सत्ता है, हैदराबाद वर्तमान तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, वो उससे लड़ाई हुई तो इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और इस तरीके से ये मराठा के एक विश्वस्त सहयोगी बन गए और इनकी ख्याति फैल गई पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मालवा में। किसकी? मल्हार राव होलकर की। मैंने आपको बताया 1728 में आए, फिर 1732 में विभाजन द्वारा इन्हें सत्ता सौंप दी गई ऑफिशियली, फिर उसके बाद 38 में निजाम को हराया, उसके बाद 1747 में 1747 में इंदौर में राजबाड़ा का निर्माण इन्होंने ही किया। राजबाड़ा का निर्माण इंदौर में 1747 में राजवाड़ा का निर्माण किया और यही उनका निवास बन गया। बाद में ये मैं थोड़ा सा संदर्भ से अलग बता देता हूं, चूंकि यहां जिक्र आ रहा है इसलिए बता दूंगा, बाद में छूट जाए। होलकर से सिंधिया वंश बहुत चिढ़ता था, ईर्षा करता था, इनके वैभव से ईर्षा करता था। तो 1801 में, ये ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिएगा, 1801 में दौलत राव सिंधिया ने 1801 में दौलत राव सिंधिया ने अपने सेनापति घाटगे को भेजकर आग लगवा दी। ये राजवाड़ा ही होलकर वंश का निवास स्थान बना अहिल्याबाई के पहले तक। यही अहिल्याबाई का स्थान था। समझे आप? अब इसके बाद एक घटना हुई 1754 में। तो अगली घटना लिखे 1754, कुम्हेर का किला। कुम्हेर, कु आधा मां और हा में एक ही मात्रा, कुम्हेर का किला। पहले तो ये किला कहां है इसकी मैं स्टोरी बता देता हूं आपको। कुम्हेर का किला है भरतपुर राजस्थान में। ये किला है भरतपुर राजस्थान में और इस किले को बनवाया था जाट राजा सूरजमल ने। है कहां ये?
भरतपुर राजस्थान में। बनवाया किसने इसको? सूरजमल जाट का राजा था, उसने बनवाया, 1726 में बनवाया। अब जब मुगल बादशाह आलमगीर बने, मुगल बादशाह जब आलमगीर बने, तो अभी सिंधिया का मैं जब रेफरेंस आएगा तब बताऊंगा, अब एक साथ सब बताऊंगा तो सब मिसमैच हो जाएगा, इसलिए अभी होलकर पढ़िए, जब वहां पहुंचूंगा तब वहां बताऊंगा। तो होलकर ये कुम्हेर का किला था, जिसको जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था, 1726 में बनवाया था। और इतना अभेद दुर्ग बनवाया था कि उसे ये विश्वास था कि अगर मैं इस किले में घुसा रहूंगा तो मेरा कोई भी सेना कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे असीरगढ़ का किला के बारे में कहा जाता था, वैसी ही स्थिति कुम्हेर किला की थी। अब मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय बन गए थे। उन्होंने मराठा से कहा, मल्हार राव होलकर से कहा कि वहां जाके आक्रमण करिए कुम्हेर किला में। तो लिखे मल्हार राव के पुत्र खांडे राव होलकर, मल्हार राव के पुत्र खांडे राव होलकर 1754 में यहां आक्रमण करने पहुंचे। और कहते ये हैं कि तोप के गोले बरसाए उसने, खांडे राव होलकर ने, लेकिन उस किले का कुछ नहीं बिगड़ा। और किले के अंदर से एक तोप चलाया गया जो खांडे राव को लगा और खांडे राव की वहीं मृत्यु हो गई। और इस तरह कुम्हेर के किले के आक्रमण में ही खांडे राव होलकर की मृत्यु हो गई। तो यहीं तोप लगने से खांडे राव होलकर की मृत्यु हो गई। और ये क्वेश्चन है, खांडे राव होलकर की मृत्यु हो गई कैसे हुई? तोप लगने से। कहां हुई? कुम्हेर के किले में हुई। और बाद में यही उनकी छतरी सूरजमल ने ही बनवाई थी। खांडे राव होलकर की छतरी सूरजमल ने ही बनवाई थी। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो यहीं पे मृत्यु हो गई उसकी। सूरजमल ने ही बाद में उतनी छतरी बनवाई। अब एक ही बेटा था खांडे राव होलकर उनका। जब उसकी मृत्यु हो गई तो मल्हार राव होलकर बिल्कुल बिफर गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं सूरजमल को नष्ट करके ही सांस लूंगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये सूरजमल ने सिंधिया से अपनी दोस्ती की, और सिंधिया से दोस्ती होने के कारण मल्हार राव अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए और वो सूरजमल बचा रहा। और यही इसी सूरजमल ने की भूमिका पानीपत के युद्ध में भी संदेहास्पद रही। हालांकि संजय लीला भंसाली जी की जो पिक्चर बनी थी पानीपत, उसमें सूरजमल की भूमिका को संदेहास्पद दिखाया गया तो उसका बड़ा विरोध हो गया। पर इतिहास यही कहता है कि उनकी भूमिका में संदेह था। अब मैं आगे जब पानीपत बताऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। एक 1754 में ये हो गया और खांडे राव की मृत्यु हो गई। 1758 में 1758 में बाजीराव प्रथम के सहयोगी बनकर मल्हार राव, बाजीराव प्रथम के सहयोगी बनकर मल्हार राव लाहौर और अटक तक साम्राज्य पहुंचा दिया। लाहौर और अटक तक साम्राज्य पहुंचा दिया। अब मैं अभी मैप शेयर करूंगा आपको, सारी चीजें क्लियर करूंगा एक एक पॉइंट। लाहौर और अटक तक साम्राज्य पहुंचा दिया।
अब ये वहां तक पहुंचाना ही सरदर्द साबित हो गया। वहां तक मराठा साम्राज्य का पहुंचना ही पानीपत के तृतीय युद्ध की शुरुआत का कारण बन गया। सचिन जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो नक्शा शेयर कर दें। हैं सचिन जी? सचिन नहीं है है? तो सर को होस्ट है। हाँ तो सचिन जी सुन रहे हैं? हाँ कर दिया। थोड़ा सा जूम कर दीजिए। कट गया। बस ठीक। कट गया सर, कट गया। हाँ बस इतने में काम चल जाएगा, बस ठीक। इस मैप को देखें आप, ये जो आपको ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये पोर्शन, ये ऑरेंज कलर का कुछ कुछ बड़ा वाला हरे के बगल तक जो पहुंचा है, ये मराठा एम्पायर था। और जो हरे कलर का है, जो हरे कलर का है, वो दुर्रानी एम्पायर है, अहमद शाह है अब्दाली का। दुर्रानी एम्पायर इसका नाम था। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर आप और बगल में आइए, हरे के बगल में जो है, हरे के बगल में बाएं तरफ, वो जो है वो सफाविद एम्पायर है, नादिर शाह का, जो 1739 में भारत में आक्रमण किया था, उसका एम्पायर है वो। फिर ये मराठा एम्पायर के ऊपर जो मैरून कलर का मैप है, मैरून कलर का ये मैरून कलर का जो मैप है, ये अवध का मैप है। अवध, यहां पे मुस्लिम सत्ता थी, सुजाउद्दौला था। और ये जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का, ये यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। फिर नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए आप, नीचे, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे में जो राइट की तरफ है, राइट की तरफ, ये हैदराबाद के निजामों का क्षेत्र है। और जो लेफ्ट में ये ब्लू से मिलता जुलता जो कलर है, ये मैसूर का हैदर अली का एरिया था। तो ये हैदर अली का एरिया हो गया, ये निजाम का एरिया हो गया, ये मराठा का एरिया हो गया, ये अवध का एरिया हो गया, और ये बंगाल के एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ये हरा वाला पार्ट जो है, ये हरा वाला पार्ट, ये दुर्रानी एम्पायर है, उसी अहमद शाह अब्दाली का, जिसके साथ पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और उसके बगल में ये नादिर शाह का सफेविद एम्पायर है, जो नादिर शाह के पास था। मेरे ख्याल से मैप से स्थिति आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, लड़ाई की एक सबसे बड़ी वजह हुआ करती है सीमाओं का टकराना। ज्यादा लड़ाइयां पड़ोसी से होती हैं। क्यों? क्योंकि सीमाएं टकराती। राजाओं के साथ भी यही होती है। आज भी देख लीजिए, भारत की पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, भारत की चाइना से लड़ाई हो रही है, भारत के बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट हैं। क्यों? इनके सबके साथ भारत की सीमाएं लग रही हैं। उस समय भी यही स्थिति हो गई। मराठा एम्पायर इतना सशक्त हो गया कि वो यहां था, मराठा एम्पायर नीचे बिल्कुल, और यहां से ऊपर पहुंच गया। साउथ टू नॉर्थ पूरा कब्जा कर लिया था मराठा ने। और ये जो साउथ टू नॉर्थ कब्जा करके वो दुर्रानी एम्पायर के बगल में पहुंच गया, उसका परिणाम ये हुआ कि दुर्रानी एम्पायर को लगने लगा कि अगर मराठों को नहीं रोका गया तो ये तो हमारे सारे राज्य को छीन लेंगे और हमारी आय के जो मुख्य स्रोत हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ये एक बड़ा कारण था मराठा और दुर्रानी एम्पायर की लड़ाई का। दूसरा बड़ा कारण था इनकी लड़ाई का कि मराठों का जब विस्तार हुआ, और ध्यान दीजिएगा, अभी भी मराठा राजा नहीं थे, राजा तो मुगल बादशाह ही था। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, कंफर्म आ रहा होगा, कि जब इतने शक्तिशाली ये थे
तो राजा यही क्यों नहीं बन गए? ये आता होगा दिमाग में। तो देखिए बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, लोगों की मानसिकता बड़ी खराब होती है, अभी भी खराब है। आप सोचिए कि कोई अगर सांसद खत्म हो जाए तो जनता किसको चाहती है? सांसद के घर वाला ही चाहे पागल लड़का हो घर में, पर उसी को टिकट मिल जाए, उसी को हम वोट दे दें, वही सत्ता में आ जाए। पहले भी यही था। जो खानदान शासन करता था, जनता की इच्छा रहती थी कि उसी को सत्ता मिल जाए, और उसको सत्ता मिलने पे जनता वो शासन भले बहुत अच्छे से न करे, बाद में परेशान हो, पर उतनी देर तो वो संतुष्टि हो जाती थी प्रजा। इस वजह से वो नाम मात्र का ही शासक बनाए रहते थे मुगल बादशाह को, लेकिन बनाए जरूर रहते थे, तो थे शासक वो। तो वो शासक बने थे, लेकिन वो नाम मात्र के थे मुगल शासक, उनकी सत्ता लाल किले तक सीमित होकर रह गई थी। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण जो था उनका, वो तीसरा कारण ये था कि जितने अंदर की शक्तियां थी, अंदर की शक्तियां ये थी कि जितने गैर हिंदू शासक थे, वो वो भी वो मराठों के साथ नहीं थे, और मुस्लिम तो नहीं ही थे। यहाँ पे रोहेलखंड नहीं दिख रहा, अवध के बगल में, अवध का एरिया मैं बता देता हूं आपको। आज जहां फैजाबाद और अयोध्या है, वही अवध का एरिया था, और उसी के बगल में रोहेलखंड था। रोहेलखंड यूनिवर्सिटी भी है वर्तमान में। वहां पे भी मुस्लिम की सत्ता थी। अवध में भी मुस्लिम थे, सुजाउद्दौला था, और रोहेलखंड में नजीब खान था, वहां भी मुस्लिम था। ये दोनों चाहते थे कि मराठा हार जाएं, और राजपूताना जो था, राजस्थान वाला एरिया जिसको आज हम राजस्थान कह रहे हैं, उसका नाम पहले राजपूताना था। तो वो राजपूताना वाला जो पार्ट था, वहां में मेवाड़ और जयनगर में जो राजपूत सत्ता में थे, वो उनसे भी ये टैक्स वगैरह लेते थे। तो उनको भी क्षेत्रीय शक्ति का इस कदर सशक्त हो जाना नागवार गुजर रहा था। जाट राजा सूरजमल पहले तो मराठों के साथ लिखा लिखा है कि साथ में था, लेकिन बाद में मिलता है कि उसने भी साथ छोड़ दिया था। वैसे भी मराठों से सूरजमल की मित्रता नहीं थी, ये कुम्हेर के किले में स्पष्ट ही हो गया था। तो वो भी उसके सत्ता में नहीं थे। हैदराबाद का निजाम और मैसूर का हैदर अली वही जो टीपू सुल्तान के पिता थे, वो भी नहीं चाहते थे कि मराठा रहें। तो मराठों को आंतरिक शक्तियां, एक मुगल बादशाह चाहते थे कि मराठा रहें। क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह अब पूरी तरह मराठा पे ही डिपेंड हो गए थे। इसलिए मुगल बादशाह चाहते थे कि मराठा ही सत्ता में रह जाए। ये स्थितियां थी मराठा साम्राज्य की, तो वो भी नहीं जानते थे। तो एक कारण तो ये था कि सत्ता उनकी सीमाएं मिलने लगी। दूसरा कारण ये था कि मुगल शासक बहुत कमजोर हो गया। तीसरा कारण ये था कि जितनी क्षेत्रीय शक्तियां थीं, वो सारी की सारी मराठों से खुश नहीं थी, और वो बुला रही थी कि अब्दाली आए और मराठों को हरा दे। जैसी स्थिति इब्राहिम लोदी के समय थी कि बुलावा भेजा गया था बाबर का कि आओ चल और हरा के चले जाओ, वैसी ही स्थिति इनकी थी। इस कारण वो अब्दाली भारत में आने की हिम्मत कर पाया। अब हुआ क्या वो भी समझिए। अब्दाली के हिस्से में जो एरिया उत्तर भारत का पहले से भी कुछ एरिया आ गया था, आपको मैप से दिख ही रहा है, हरा वाला एरिया। और इधर जो मराठा थे, मराठों का एक आक्रमण 1760 में निजाम के खिलाफ हुआ। निजाम कहां है? बिल्कुल नीचे, भारत के मैप में बिल्कुल नीचे जो हरा वाला पार्ट है, वो निजाम का है। तो ये निजाम नीचे थे, और इनके कारण
इनके कारण निजाम से वो लड़ने चले गए मराठा। तो जब मराठा निजाम से लड़ रहे थे, उस समय अब्दाली उत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा था। अब 1760 में ये लड़ रहे थे और 1760 में जब लड़ाई खत्म हुई तब तक अब्दाली वहां बहुत कुछ स्थापित हो गया था। 1761 की शुरुआत में युद्ध ही हो गया। तो जब उत्तर भारत का युद्ध जो लड़ा गया था, उत्तर भारत का नहीं, सारी निजामों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया था, उसका सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। तो जो सदाशिवराव भाऊ था, उसने निजामों को हराया था। तो नेचुरली जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, उसकी कमान भी, चूंकि वो जीत के ही आया था, अपना पराक्रम सिद्ध करके आया था, इसलिए सदाशिवराव भाऊ को ही वो कमान दे दी गई। अब सदाशिवराव भाऊ को सोचिए, यहां से और 1000 मील की दूरी तय करके दिल्ली पहुंचना। उस समय हवाई जहाज नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, घोड़ों से जाना। एक दिन में 10-20 मील चलते थे, फिर थक जाते थे, फिर रुकते थे, कहीं खाना खाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। अब ऐसा करते करते जब पहुंचे, तो आप सोचिए कि 2-3 महीने की यात्रा करके 2 जून जब 1760 को वो ग्वालियर पहुंचे। उसके बाद उसके आगे यमुना नदी को वो पार किए। एक तरफ यमुना के पार अब्दाली की सेना थी, दूसरे पार इनकी सेना थी, मराठों की। उसी समय सितंबर का महीना आ गया, बाढ़ आई थी। तो उनको लगा, मराठों को, कि बाढ़ में अब्दाली की सेना यमुना को पार नहीं कर पाएगी। लेकिन उनका ये भ्रम गलत साबित हुआ और अब्दाली ने बाढ़ में ही अपनी सेना को पार करा दिया। और जब मराठों को अचानक से ये खबर मिली, वो बिल्कुल निश्चिंत बैठे थे कि वो पार कर गई, तो उनके कैंप में थोड़ी असहजता फैल गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि दशहरा जब पार हो गया, ठंड का सीजन आ गया। ठंड के सीजन के बाद, ठंड के सीजन में जो मराठे थे, वो दक्षिण में रहते थे, तो वो गर्मी सहने के आदी थे, ठंड सहने के आदी नहीं थे। और जो अब्दाली था, वो तो ठंड के सीजन में ही रहने वाला आदमी, नेपाल के एरिया का, तो उसको ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस कारण, हाँ बढ़िया हो गया था मैं पति, इस कारण, हाँ ये अच्छी स्थिति हो गई। इस कारण स्थिति ये हो गई कि ठंड भी एक फैक्टर अदा किया। अब क्या हुआ कि स्थिति ये हो गई कि जब दोनों दलों की सेनाएं पानीपत के पास पहुंचने लगी, तो स्थिति ये हो गई कि पानीपत के एक पार मराठों की सेना थी, पानीपत के दूसरे पार अब्दाली की सेना थी। और मराठों ने क्या सोचा कि हम अफगानिस्तान जाने का जो रास्ता है, मतलब पानीपत के ऊपर, नॉर्थ में ऊपर पानीपत के मराठे थे, और पानीपत के नीचे दिल्ली वाले हिस्से में अब्दाली थे। अब बिना हराए अब्दाली अफगानिस्तान नहीं भाग सकता था और मराठे दिल्ली नहीं आ सकते थे, अपने देश में नहीं आ सकते थे। इस स्थिति में फंस गया युद्ध। अब समस्या कहां आई वो समझिएगा आप। पानीपत का युद्ध बड़ी सबक देता है। स्थिति ये हो गई कि युद्ध तो लंबा चलना था, तो युद्ध चलने में सबसे बड़ी बाधा जो आई कि जिसके पास सप्लाई होगी वो जीतेगा। सप्लाई काहे की? सैनिकों के रहने की, सैनिकों के खाने की, सैनिकों को पानी पिलाने की, सैनिकों को साजो सामान उपलब्ध कराने की, ये जिम्मेदारी जिसकी ज्यादा पूर्ति होगी वही जीतेगा। अब कहां समस्या आई? वो ऊपर चले गए, क्षेत्रीय शक्तियां सारी लगभग नाराज थी उनसे, मराठों से, तो उनको कोई खाना देने वाला नहीं था। भूखों मर रही थी उनकी सेना। पत्र लिखा था वहां से सदाशिवराव भाऊ ने कि हमारी सेना भूखों मर रही है, हम भूख के मारे हार जाएंगे, हम उपवास कर रहे हैं, ये स्थिति हो गई थी। और इधर जो अब्दाली की सेना भारत में थी, उसका अवध और रोहेलखंड के नवाबों ने भारी स्वागत किया।
और इसलिए उनकी रसद बनी रही और मराठों की रसद टूट गई। ये एक बड़ा कारण साबित हुआ मराठों की हार का। इसके अलावा जो अन्य चीजें महत्वपूर्ण थी, वो मैंने आपको बताई दी कि आंतरिक रूप से मराठों का कोई सहयोग नहीं मिला, बाह्य रूप से भी नहीं मिला। अब्दाली को आंतरिक और बाह्य दोनों सपोर्ट मिला। और जिस दिन युद्ध हुआ उस दिन दोपहर तक मराठा सरदार जीतने की स्थिति में थे। दोपहर के बाद मराठों की में अचानक से एक परिवर्तन आया और उसने पूरे युद्ध को खत्म कर दिया। जो उनका पेशवा था विश्वासराव, उसके अचानक से एक तीर लगा और वो हाथी से नीचे गिराया और उसकी मौत हो गई। ये देख के सदाशिवराव भाऊ उसे अपने हाथी से उतरकर उसे देखने चला गया। तो सेना में यह हड़कंप मच गया कि पेशवा भी मर गया, सेनापति भी मर गया और उसके बाद सेनाएं अव्यवस्थित हो गईं और अव्यवस्थित होने का फायदा अब्दाली को मिला और फाइनली युद्ध का निर्णय हो गया। मराठे बुरी तरह हार गए और हारने के बाद, समर्पण के बाद भी पूरी रात कत्लेआम हुआ। न जाने कितने हजार सैनिकों को मारा गया और जो युद्ध नीति है उसका घोर मात्रा में उल्लंघन किया गया। पर परिणाम सबके सामने रहा। वो साम्राज्य मराठा जो पूरे भारत में सत्ता लहराता था, वो धराशायी हो गया और अब्दाली को जीत मिली। लेकिन अभी जो मूल पेशवा था मराठा 1761 के युद्ध में, बालाजी विश्वनाथ, वो नहीं मरा था। जब उसे सूचना मिली तो वो फिर से सेना लेके जाने लगा और उसे संदेश भेजा कि रुको, अभी मराठों का युद्ध खत्म नहीं हुआ। तो अब्दाली, तब तक अब्दाली भी लड़ने लायक नहीं बचा था, तो उसने संदेश दिया कि मुझे अब नहीं लड़ना है और मैं तुम्हारा राज्य भी नहीं, दिल्ली तुम्हें मुबारक हो, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं भारत। इसलिए वो भारत छोड़ के तो चला गया, इसलिए विश्वनाथ फिर वापस लौट आए, पर जो नुकसान होना था वो हो गया। बाद में इसी अपमान में, इसी कुंठा में, इसी शौक में बालाजी विश्वनाथ की भी मृत्यु हो गई। और इसमें एक जो मैंने आपको तृतीय युद्ध बताया, उसमें मैं इसलिए बताया क्योंकि अभी बालाजी मल्हार राव होलकर की भूमिका मैंने आपको इसमें नहीं बताई। मल्हार राव होलकर पूरी जिंदगी शान से जिए, हटा लीजिए अब ये मैं, पूरी जिंदगी शान से जिए, लेकिन अंत में कलंक लिखा था और वो कलंक उन्हें लगा। वो कलंक क्या लगा? कहते हैं कि आरोप ये लगाया गया उनके ऊपर कि जब युद्ध में उनकी स्थिति खराब हुई तो मल्हार राव होलकर युद्ध छोड़कर भाग आए थे और अपनी जान बचाई। हालांकि अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि जब विश्वासराव पेशवा की मृत्यु हो गई, विश्वासराव पेशवा थे और सदाशिवराव भाऊ सेनापति, तो सदाशिवराव भाऊ को, अच्छा मराठों ने एक गलती और की थी, भारी ओवर कॉन्फिडेंस में थे मराठा, अपने साथ महिलाएं और बच्चों को लेके गए थे। मकर संक्रांति के दिन युद्ध हुआ था, तो इन्हें यह था कि युद्ध जीत जाएंगे, वहीं से गंगा स्नान करेंगे, वापस आएंगे। लेकिन लिखा कुछ और था और कुछ और हुआ। तो जब वो हारने लगे तो वो बच्चे और महिलाओं की उनको चिंता सताने लगी और इस चिंता में सदाशिवराव भाऊ ने मल्हार राव होलकर को कहा कि तुम इन महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगह में पहुंचाओ। और इसीलिए मल्हार राव होलकर वो उनको लेकर युद्ध स्थल से चले आए थे, लेकिन बाद में उनके ऊपर ये कलंक लगा कि वो युद्ध स्थल से चले आए थे। तो मल्हार राव होलकर की ये भूमिका थी। और बाद में 20 मई 1766, अब यहां से लिखना शुरू करिएगा, 20 मई 1766 में आलमपुर भिंड में उनकी मृत्यु हो गई। आलमपुर भिंड में उनकी मृत्यु हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अहिल्याबाई ने, उनकी बहू थी अहिल्याबाई, अब अहिल्याबाई का जिक्र आएगा, और अहिल्याबाई ने उनके सम्मान में
1766 में यहां छतरी बनवाई। 1766 में यहां छतरी बनवाई। तो अगर आपसे पूछे मल्हार राव होलकर की छतरी कहाँ है, तो इंदौर लिख के नहीं चले आइएगा, आलमपुर भिंड में है, और खांडे राव की भरतपुर राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, यहां नहीं है। ठीक। अब मरने के पहले का एक वाकया बता देता हूं मैं, मल्हार राव होलकर से जुड़ा। मल्हार राव होलकर 1733 में, या नहीं 1728 में, 1700 नहीं 1733 में, हाँ 1733 में गए। 1733 में मल्हार राव होलकर पुणे जा रहे थे। तो पुणे के एक गांव में, जो चौंदी गांव था, महाराष्ट्र में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में, वहां पे वो रुक गए। तो उन्होंने देखा कि एक 8 वर्ष की लड़की गरीबों को खाना खिला रही है और उसके बाद पूजा करने में लगी है। उन्हें उसका ये व्यवहार, 8 वर्ष की बालिका का ये व्यवहार भा गया और उन्होंने अपने बेटे की शादी कराने का निर्णय ले लिया। और इस तरीके से वो जो 8 वर्ष की लड़की थी, वो अहिल्याबाई होलकर ही थी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, हेडिंग डालिए। जन्म हुआ इनका सबसे महत्वपूर्ण शासिका, होलकर वंश की सबसे महत्वपूर्ण शासिका, जिनका नाम इंदौर ही नहीं पूरे भारत में है। जन्म 31 मई 1725, जन्म 31 मई 1725, चौंदी गांव, अहमदनगर महाराष्ट्र। आठ वर्ष की आयु में 1733 में खांडे राव से शादी। कैसे शादी हुई वो मैंने बता दिया। 8 वर्ष में 1733 में खांडे राव से शादी। खांडे राव कौन थे? मल्हार राव के पुत्र। मल्हार राव के पुत्र खांडे राव से शादी। 1745 में मालेराव का जन्म। 1745 में मालेराव का जन्म। मालेराव कौन थे? खांडे राव और अहिल्याबाई का पुत्र मालेराव का जन्म। लेकिन 1754 में 1754 में दुर्भाग्य से कुम्हेर किले में अहिल्याबाई के पति और मल्हार राव के बेटे खांडे राव की मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई वो मैं आपको पहले बता चुका, मृत्यु हो गई। और इस तरीके से 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में अहिल्याबाई विधवा हो गई। अब यहां से कहानी सुनिएगा। विधवा हो गई। अब आप किस समाज की बात कर रहे हैं? 1754 में भारतीय समाज की। सती प्रथा प्रतिबंधित हुई है 1856 में। जब वो मरे थे उस समय भारत में सती प्रथा लागू थी और उस प्रथा के अनुसार यदि पति मर गया है तो पत्नी को सती होना है। और उसी प्रथा का निर्वहन करते हुए अहिल्याबाई भी सती होने का निर्णय ले चुकी। यह बात जब मल्हार राव होलकर को मालूम चली तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें मैं सती नहीं होने दूंगा।
मैं तुम्हें सती नहीं होने दूंगा। मेरा पुत्र नहीं, पुत्र वधू मरा है, पुत्र तो मेरी तुम हो, और तुम्हें तो होलकर वंश का नाम उजागर करना है, होलकर वंश की सत्ता संभालनी। और आप सोचिए कि ऐसे कोई महान नहीं बनते हैं। हर वो व्यक्ति महान बनता है जिसकी सोच तत्कालीन समाज के बाकी भीड़ की जो सोच होती है, उस सोच से अलग सोच रखने वाला ही महान बनता है। उन्होंने सारी उन रूढ़ियों को तोड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, सत्ता तो तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं है। मेरा पुत्र, मैं ये मान के चल रहा हूं, मेरी पुत्र वधू मरी है, पुत्र जिंदा है, और उसका निर्वहन करोगी। और इस तरीके से महारानी अहिल्याबाई होलकर सती नहीं हुई, और बाद में वो शासिका बनी इंदौर वंश की। और अगर वो नहीं होती तो होलकर वंश की शान ही नहीं होती। होलकर वंश की प्रतिष्ठा अगर किसी ने स्थापित की तो वो अहिल्याबाई होलकर ही। इसके बाद, अहिल्याबाई होलकर के बाद 17 मालेराव होलकर, अगली हेडिंग डालिए, सॉरी अहिल्याबाई होलकर नहीं, अभी हेडिंग डालिएगा मालेराव होलकर। मालेराव होलकर मात्र 22 वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था, 21 वर्ष की अवस्था में 1766 में अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव शासक बने। मालेराव शासक बने, लेकिन दुर्भाग्य से 5 अप्रैल 67 को, 5 अप्रैल 1967 को इनकी भी मृत्यु हो गई। इनकी भी मृत्यु हो गई। इनकी विवाहित पुत्री मर गई, दामाद नहीं रह गया। इनके निकट 23 संबंधियों की मृत्यु हुई थी। अहिल्याबाई होलकर के निकटस्थ 23 संबंधियों की मौत हो गई थी। आप उस शासिका के मन स्थिति की कल्पना करिए, जिसका ससुर खत्म हुआ हो, पति खत्म हो गया, बेटा खत्म हो गया, बेटी खत्म हो गई, दामाद खत्म हो गया, और उसके बाद इन स्थितियों में उसने सत्ता संभाली। और सत्ता संभालने के बाद उन्होंने मातृत्वमयी सत्ता की ऐसी गंगा बहाई कि उन्हें शासक नहीं, मां का दर्जा मिला। ऐसे शासक, युद्ध लड़ने वाले शासक तो बहुत सारे हुए। 67 में फिर शासक बन गई अहिल्याबाई। युद्ध लड़ने वाले शासक बहुत सारे हुए, लेकिन अहिल्याबाई युद्ध लड़ने के कारण नहीं जानी जाती हैं। मैं राजतंत्र में भी किया तो वो महिला देवी अहिल्याबाई ही थी। अब देवी अहिल्याबाई का डिटेल आज नहीं हो पाएगा, तो वो कल के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, और कल उसके आगे का पार्ट भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीजें आपको